सो हे वन आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राम में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं एसएससी सीजीएल का टॉप 20 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट है जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को जो है वो विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता मिली थी वो कब मिली थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1984 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1986 में, या ऑप्शन डी 2003 में। सो गाइस सबसे पहले कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें तो इसे जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जब मान्यता मिली थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1984 में जो है इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। और अगर पूछा जाए कि ये किस राज्य में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे राज्य पूछे तो ये भी आपको याद रखना है कि ये ओडिशा में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में है। और अगर पूछे ओडिशा के किस जिले में पूछे, तो ये आप याद रखिएगा कि ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे जिले भी पूछ लेते हैं और कभी कभी राज्य भी, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अब अगर पूछा जाए कि कोणार्क सूर्य मंदिर का जो है निर्माण जो है वो किसने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजा नरसिंह देव के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। तो ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा कि राजा नरसिंह देव के जो है ये इन्होंने ही बनवाया था। और ये जो है किस वंश के थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो थे ये गंग वंश के थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस वंश के थे, तो आपको याद रखना है कि ये किस वंश के थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो थे ये गंग वंश के थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे ये किस वंश के थे, तो गंग वंश के थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा कब मान्यता मिली, तो 1984 में। ये किस जिले में है, तो ओडिशा में। और ओडिशा के किस जिले में, तो पुरी जिले में। इसका जो है बनवाया था किसने, तो राजा नरसिंह द्वारा बनाया गया था। और राजा नरसिंह जी जो थे वो किस वंश के थे, तो राजा नरसिंह जो थे वो गंग वंश के थे। अब बात करते हैं 1986 में जो है इसे इसमें जो है किसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली थी, तो खजुराहो का स्मारक। ठीक है, तो खजुराहो के स्मारक को 1986 में जो है इसे मान्यता मिली थी। तो ये भी आपको याद रखना है, खजुराहो का स्मारक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है कि खजुराहो का जो स्मारक है वो उसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 1986 में। उसके बाद बात करें 1985 की, तो इसमें जो है काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा जो है वो गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान रखना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसे 1985 में जो है इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है इसे मान्यता मिली थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं 2003 में। तो 2003 में जो है वो किसे मिली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका भीमबेटका को जो है वो 2003 में जो है इसे मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो भीमबेटका को जो है वो 2003 में शामिल किया गया। और अगर पूछे कि ये भीमबेटका जो है वो किस राज्य में है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे किस राज्य में, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हलीम खान जो है वो कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो टोटल 8 है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल नृत्य जो है इसकी शास्त्रीय नृत्य वो 8 है। तो आपसे पूछ रहा है कि हलीम खान जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुचिपुड़ी से, ऑप्शन बी मणिपुरी से, ऑप्शन सी भरतनाट्यम से, या ऑप्शन डी कथक से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हलीम खां जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है।
अब यहाँ पे कुचिपुड़ी से कौन कौन से संबंधित है ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ हलीम का ही संबंधित नहीं है, और भी नेम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी से एक राधा रेड्डी, राधा रेड्डी का भी संबंध अगर आपसे पूछे कि किस शास्त्रीय नृत्य से, तो ये भी आपको याद रखना है कि राधा रेड्डी जो है वो उनका संबंध जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से, तो राधा रेड्डी का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी से। इसके साथ आपको एक और नाम याद रखना है, उस एक और नाम आपको याद रखना है स्वप्न सुंदरी। तो स्वप्न सुंदरी भी जो है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो ये जो है ये भी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुंदरी कुचिपुड़ी से संबंधित है स्वप्न सुंदरी। उसके बाद एक और नेम आपको याद रखना है वेदांत सत्यनारायण। तो वेदांत सत्यनारायण भी कौन से नृत्य से संबंधित है, तो वेदांत सत्यनारायण जो है वो किससे संबंधित है, तो ये है आपके कुचिपुड़ी से। उसके बाद बात करते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से जो है आपकी रुक्मणी, रुक्मणी देवी जो है इसका संबंध किस नृत्य से है, तो रुक्मणी देवी का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मणिपुरी, मणिपुरी का अगर बात करें तो इसमें जो है झावेरी बांध, झावेरी बांध जो है वो किससे संबंधित है, तो ये मणिपुरी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। झावेरी बांध जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, ये बहुत बार प्रीवियस में पूछा भी गया है। उसके बाद अगर बात करें कथक से, तो कथक का बहुत फेमस नेम है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो है वो किससे संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिरजू महाराज जो है वो किससे संबंधित है, तो बिरजू महाराज जो है वो कथक से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देती हूँ, कुचिपुड़ी से आपके राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांत सत्यनारायण है, और भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी, मणिपुरी से आपकी झावेरी बन, और कथक से बिरजू महाराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि जो है वो क्या है, तो आपके ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 मिनट, ऑप्शन सी 15 मिनट, या ऑप्शन डी 9 मिनट। सो गाइस फुटबॉल मैच का जो है वो टोटल जो मैच होता है इसमें ये कितने मिनट का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना 90 मिनट का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये हाफ हाफ करके खेला जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये हाफ हाफ करके खेला जाता है। तो सबसे पहले ये होता है 45 मिनट का। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले ये होता है 45 मिनट का, और फिर होता है 45 मिनट का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो बार दो इसमें हाफ हाफ करके खेला जाता है, पहले 45 मिनट और पहले 45 मिनट। और इस हाफ के बीच में जो है इसको मिलता है ये कितने मिनट का अंतराल आपसे पूछा है, तो आप याद रखिएगा इसमें जो अंतराल मिलता है ये ना 15 मिनट का मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हॉकी में भी जो अंतराल मिलता है ना वो 15 ही मिनट का मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और क्वार्टर में है ना 2 मिनट का मिलता है। तो इसमें जो है फुटबॉल मैच के अंतराल की अवधि कितनी हो जाएगी गाइस, 15 मिनट। तो 15 मिनट हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शाहनामा के रचनाकार जो है वो कौन है। तो आपसे पूछ रहा है कि शाहनामा के रचनाकार जो है वो कौन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शन है अबू फजल, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी बानभट्ट, या ऑप्शन डी अष्टध्यायी। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अष्टध्यायी, ये चारों नेम जो है वो बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर अष्टध्यायी की अगर बात करेगा तो अष्टध्यायी किसकी रचना की थी, तो अष्टध्यायी ने पाणिनि की रचना की थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाणिनि की रचना जो है वो किसने की थी, तो अष्टध्यायी ने की थी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि अष्टध्यायी जो है उन्होंने किसकी रचना की है, तो पाणिनि की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बात करते हैं बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हर्षचरित की रचना जो है वो बाणभट्ट ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो बाणभट्ट ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस अबू फजल के द्वारा। तो अबू फजल के द्वारा जो है वो किसकी रचना की गई थी, तो अकबरनामा। अकबरनामा जो है वो अबू फजल ने लिखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अकबरनामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो अकबरनामा जो है वो अबू फजल के द्वारा लिखा गया था। और फिरदौसी जो है ये आपके शाहनामा के रचनाकार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अकबरनामा, हर्षचरित और पाणिनि और शाहनामा, ये चारों कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से कौन से वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन प्राप्त है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है वो किस वेद में है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है वो अथर्ववेद में प्राप्त है। उसके बाद अगर बात करें गाइस सामवेद, सामवेद को कौन सा वेद कहा जाता है, तो गीतों का वेद जो है सामवेद को कहा जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि गीतों का वेद जो है वो किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि गीतों का वेद जो है वो किसे कहा जाता है, तो गीतों का वेद जो है वो कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, उसके बाद है अगर ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद, सबसे ज्यादा प्राचीन वेद जो है इस वेद को कहते हैं ऋग्वेद को। और गायत्री मंत्र का भी जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद की बात करेगा इस, तो इसे यज्ञों का वेद कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यज्ञों का वेद किसे कहते हैं, तो यज्ञों का वेद जो है वो कहते हैं, यज्ञों का वेद जो कहते हैं वो यजुर्वेद को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि शैवाल का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि शैवाल का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी वायरोलॉजी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइकोलॉजी में जिसका अध्ययन होता है उसको शैवाल का अध्ययन कहते हैं। और जो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं ये पानी है। ठीक है, और पानी में जो इस तरीके के हरे हरे हो जाते हैं, मैं दूसरे कलर से आपको ये कर रही हूँ। पानी में जो इस तरीके के हरे हरे हो जाते हैं, आपको पता होगा बहुत, जब पानी बहुत टाइम जमा रहता है तो यह इसे ही अलगाई कहते हैं, यानी कि शैवाल इसे कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पानी में हरा हरा जमा हुआ है, तो इसे ही अलगाई कहते हैं यानी कि शैवाल कहते हैं। तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइकोलॉजी में जो है वो कवक का अध्ययन होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, कवक का। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विषाणु का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। तो विषाणु का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि विशाखापट्टनम हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो आपसे विशाखापट्टनम हवाई अड्डा पूछ रहा है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी तेलंगाना। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विशाखापट्टनम हवाई अड्डा जो है वो आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस तेलंगाना की, तो तेलंगाना में हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं, तो मैं थोड़ा इसका शॉर्ट नेम लिखूंगी और आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये हमारा कहाँ है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हमारा कहाँ है, तो ये हमारा तेलंगाना में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कौन सा है, तो यहाँ राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है, तो ये है हमारा तेलंगाना में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद बात करते हैं गाइस गुजरात की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हवाई अड्डा जो है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है, ये आपका गुजरात में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारा गुजरात में। महाराष्ट्र में हमारा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये भी आपको ध्यान रखना है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, छत्रपति शिवाजी ये हमारा महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि भीमबेटका निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खनिज के लिए, ऑप्शन बी गुफाओं के शैलचित्र के लिए, ऑप्शन सी सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भीमबेटका जिसके लिए प्रसिद्ध है वो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर पूछे कि भीमबेटका को जो है अभी मैं बताई हूँ कि यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में कब मान्यता मिली थी, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में से कब मान्यता मिली, तो 2003 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व धरोहर
विश्व धरोहर स्थल में कब मान्यता मिली है? विश्व धरोहर स्थल में 2003 में इसे मान्यता मिली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 2003। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि शिशिर कुमार घोष का संबंध निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से था? तो आपके ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी बंगाल गजट, ऑप्शन सी सर्च लाइट या ऑप्शन डी इंडिया डिवाइडेड। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो चार है आपके पत्रिका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया डिवाइडेड जो है ये पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पुस्तक लिखी गई थी। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड जो है, ये आपके राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है ये लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो इंडिया डिवाइडेड है ये आपके राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखी गई थी। आप सबसे पहले बात करते हैं शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका का जो है समाचार पत्र से जो संबंध है वो शिशिर कुमार घोष का है, ठीक है। उसके बाद बंगाल गजट का क्या है? तो बंगाल गजट जो है ये जो है सबसे पहले इसका संबंध किससे है? तो जेम्स हिक्की से। तो ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है। ये किससे है? तो ये जेम्स हिक्की से इसका संबंध है। जेम्स हिक्की से किस, अगर पूछे कि किस पत्रिका का संबंध है, तो ये आपको समाचार पत्रिका का, तो जेम्स हिक्की से ये है बंगाल गजट का। सर्च लाइट जो है वो सचिता नंदन सिन्हा के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि सचिदा नंदन सिन्हा के द्वारा जो है वो कौन सा लिखा गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है वो सर्च लाइट लिखा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो जीन का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो आपके ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी जोहानसन ने या ऑप्शन डी डीडी पंत ने। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जीन शब्द का प्रतिपादन ने जोहानसन ने किया था। और अगर आपसे पूछे कि इन्होंने जो है वो कब किया था, तो आपको डेट भी याद रखना पड़ेगा। 1909 में जो है इन्होंने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था जोहानसन ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेंडल को जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का पिता जो है वो मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकी का पिता, ठीक है, ये मेंडल को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में बात कर रही है, तो ये कौन सी नदी है? तो आपके ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गोमती या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। और अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो गंगा की अगर कुल लंबाई के बारे में बात करते हैं, तो गंगा की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है कि 2525 किलोमीटर जो है ये गंगा की कुल लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 2525 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे कि ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये आपको पता होना चाहिए कि गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे चौड़ी नदी जो है ना वो ब्रह्मपुत्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो नदी है ये सबसे चौड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि बोमडीला दर्रा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में
और बोमडीला दर्रा की जो ऊंचाई है वो कितनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बोमडीला दर्रा की ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो ये कितनी है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बोमडीला दर्रा की जो ऊंचाई है वो 4331 जो है इसकी ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है कि 4331 मीटर, ठीक है। 4331 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है बोमडीला दर्रा की। और यह दर्रा जो है वो लहसा को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये लहसा को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। बोमडीला दर्रा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो है कौन सा दर्रा जो है वो लहसा और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, तो याद रखिएगा बोमडीला दर्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सा गैस निकलते हैं। तो जितने भी अम्ल होते हैं वो धातुओं से जो क्रिया करते हैं, तो उन क्रिया करके जो है वो कौन से गैस निकलते हैं। तो आपके ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी क्लोरीन, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो किस देश के साथ है। तो आपके ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार, या ऑप्शन डी चीन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। और कितना किलोमीटर लगती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये लगभग 4096 किलोमीटर जो है इसकी ये है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4096 किलोमीटर इसकी सीमा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं गाइस म्यांमार की। तो म्यांमार की जो है इसकी सीमा की लंबाई कितना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार की जो सीमा की लंबाई है वो 1643 जो है, ये आपको ध्यान रखना है। 1643 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है म्यांमार के साथ। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा की लंबाई याद रखिएगा गाइस, पाकिस्तान की सीमा की लंबाई जो है वो 3323 है, ये आपको ध्यान रखना है। 3323 किलोमीटर जो है ये पाकिस्तान की सीमा की लंबाई है। उसके बाद अगर बात करें चीन की, तो गैस चीन की सीमा की लंबाई जो है वो 3488 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। 3488 किलोमीटर है, ये किसकी सीमा की लंबाई है। तो ये जो है ये भारत और जो चीन के बीच की जो सीमा की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है। और पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर। और म्यांमार की जो है वो 1643 किलोमीटर सीमा की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जल के साथ अभिक्रिया कौन सी धातु करती है। तो आपके ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लेड, या ऑप्शन डी पोटेशियम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है वो पोटेशियम है, सिर्फ पोटेशियम नहीं है। आपको बता दें जो धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है उसमें सोडियम सोडियम भी जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सोडियम जो है वो बहुत तेज गति से जल के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि अगर पूछा जाए तो सोडियम जो है वो ये तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो है बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करती है जल के साथ सोडियम, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो गाइस एक और याद रखना है, ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम भी जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करती है। लेकिन आपको याद रखना है ये जो मैग्नीशियम है ये गर्म पानी के साथ या भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये गर्म पानी या भाप के साथ जो है ये मैग्नीशियम अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक है आपका सोडियम, दूसरा है आपका मैग्नीशियम, और तीसरा आपका है पोटेशियम। ये तीन जो है ये तीनों जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय दर्रों का सही क्रम इनमें से क्या है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्व से पश्चिम ले लीजिए या पश्चिम से पूर्व ले लीजिए, आपसे प्रश्न पूछेगा ही। लेकिन मैंने इसमें जो है वो क्या डाला है कि पश्चिम से पूर्व। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा, चाहे वो आपसे पश्चिम से पूर्व पूछे या पूर्व से पश्चिम पूछे, आपको याद हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन है नाथुला दर्रा, सिप्तिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, या बोमडीला दर्रा।
ऑप्शन बी आपसे कह रहा है बोमडीला दर्रा, नाथुला दर्रा, सिपकिला दर्रा या लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है लिपुलेख दर्रा, सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा और बोमडीला दर्रा। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है लिपुलेख दर्रा या फिर नाथुला दर्रा, बोमडीला दर्रा या फिर सिपकिला दर्रा। सर याद रखिएगा, जो पश्चिम से स्टार्ट होगा यानी कि जो आपका जो है वेस्ट साइड से स्टार्ट होगा, ये होगा सिपकिला दर्रा से स्टार्ट होगा। उसके बाद लिपुलेख दर्रा, उसके बाद नाथुला दर्रा और लास्ट में जो है वो बोमडीला दर्रा। और ये बोमडीला दर्रा कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। तो ये है हमारा पश्चिम से, और अगर पूरब से पूछे तो अरुणाचल जो है ये पूर्वी साइड पड़ता है, ये आपको पता होगा। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो बोमडीला दर्रा। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा है कि लिंगराज मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लिंगराज मंदिर जो है वो ओडिशा में है, और ओडिशा के किस जिले में? तो भुवनेश्वर जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा के किस जिले में है, तो ये भुवनेश्वर जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो है वो लिंगराज मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी झारखंड। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तेलंगाना में जो है वो बोनालू उत्सव मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि नाथुला दर्रा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन है नाथुला दर्रा जो है वो प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग था। बहुत ज्यादा बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ रहा है ये कि नाथुला दर्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। ये आपसे जरूर पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ऑप्शन ए कह रहा है कि नाथुला दर्रा जो है वो प्राचीन रेशम मार्ग का जो है वो मुख्य मार्ग था। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि नाथुला दर्रा को वर्ष 2006 में फिर से खोला गया। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि नाथुला दर्रा जो है वो तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नाथुला दर्रा जो है वो प्राचीन में जो है वो रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इसे बंद कर दिया गया था और फिर 2006 में जो है इसे दोबारा खोला गया था। और फिर नाथुला दर्रा जो है वो तिब्बत तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है। तो हमारा जो है तीनों करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत बार पूछता है कि नाथुला दर्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत के खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है अवसादी, ऑप्शन बी कायांतरित, ऑप्शन सी आग्नेय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खनिज तेल के भंडार जो मुख्यतः जिस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो एसएससी सीजीएल का सेशन कैसा लगा। प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा तो भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा। और कमेंट करना जरूर करिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, ताकि मैं चीजों को और ज्यादा अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से लेकर आऊँ। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों को भी सेशन अच्छा लगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।